हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन शैलेंद्र एकेडमी। और आज हम डिस्कस करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, जिसे कैरेक्टरिस्टिक्स गैस इक्वेशन भी कहते हैं। और इसका जो हमको इक्वेशन निकालनी है वो पीवी बराबर एम आर टी होती है। ये इक्वेशन बहुत बार आपने, चाहे वो केमिस्ट्री पढ़ी हो, फिजिक्स पढ़ी हो या इंजीनियरिंग में आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, तो उसमें जनरली इस इक्वेशन का हम यूज करते हैं। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज है और एग्जाम में इसको बनाने के लिए, मीन्स इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए भी बहुत बार पूछा जाता है। तो ये इक्वेशन पीवी बराबर एम आर टी भी हो सकती है, पीवी बराबर आर टी भी हो सकती है, पीवी बराबर एन आर टी भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि हमें किस जगह पे गैस का द्रव्यमान लेना है, यानी कि मास लेना है, किस जगह पे हमें नंबर ऑफ मोल्स लेना है, तो ये डिपेंड करेगा। हम यहाँ पर बात करते हैं पीवी बराबर एम आर टी इक्वेशन की। तो कोई भी इक्वेशन जो जनरली हम अपने वीडियो में आपको बताते हैं हमेशा, कि जब भी कोई भी हम टॉपिक पढ़ें तो हमें कहीं ना कहीं से एक रेफरेंस लेना होता है या उसकी डेफिनेशन से हमें कुछ निकालना होता है। क्योंकि अगर हम ये दिमाग में नहीं बैठाते हैं कि हम क्या रेफरेंस लें, तो हम फिर उसको एग्जाम में भूल सकते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन कहाँ से आती है? तो जनरली जो आइडियल गैस होती है वो गैस के लॉज को फॉलो करती है, चाहे वो किसी भी टेम्परेचर या प्रेशर पे हो। और जो लॉज होते हैं उनमें दो लॉज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ होता है। और इन्हीं दोनों लॉ का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमें हेल्प करता है पीवी बराबर एमआरटी इक्वेशन को प्रूव करने में। अब हम अगर बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को लेते हैं इस इक्वेशन को निकालने के लिए, तो उसके डायग्राम में अगर हम देखें तो जो बॉयल्स लॉ होता है, बॉयल्स लॉ जनरली कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस पे होता है। मींस एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज एंटी प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। और जो चार्ल्स लॉ होता है वो जनरली कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। और कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा? कांस्टेंट प्रेशर पे जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा, कि मींस जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। इन्हीं दोनों, ये जनरली आप जानते होंगे, लेकिन इन्हीं दोनों लॉज के बेसिस पे अब हम पीवी बराबर एमआरटी को निकालते हैं, जो बहुत ही कुछ सिंपल स्टेप्स में अभी निकल के आएगी। अब जैसे कि अगर वन से वन डे हमने एक गैस को ली, जिसका जो गैस है उसका हमने मास क्या लिया? यूनिट मास लिया। और ये गैस स्टेज वन से वन डैश पे जा रही है, जो किसको फॉलो कर रही है? प्रेशर कांस्टेंट को। और वन डैश से टू पे जा रही है, जो फॉलो कर रही है टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट को। तो ये वाला जो लॉ होगा, यहाँ पर जो लॉ फॉलो होगा वो चार्ल्स का लॉ फॉलो होगा, और यहाँ पे जो लॉ होगा वो बॉयल्स का फॉलो होगा। ये इतनी इंफॉर्मेशन इसीलिए देना जरूर, ताकि हमारे दिमाग में तो समझ में आए कि हम कहाँ से शुरू करते हैं। हमने सीधे फॉर्मूला लिखा शुरू कर दिया, नहीं, हमें पहले उसकी भूमिका बनानी, तब हमें पूरा क्लियर समझ में आएगा। तो अब हम लेते हैं, क्या लेते हैं? प्रोसेस वन से वन डैश। ध्यान दीजिएगा, प्रोसेस वन से वन डैश, ये कौन सा लॉ होगा? चार्ल्स लॉ। और इस लॉ में क्या कांस्टेंट है? अगर वहां पर देखें तो प्रेशर इक्वल्स टू कांस्टेंट हमने लिया है, और ये होता है चार्ल्स लॉ में। तो जब प्रेशर इक्वल्स टू कांस्टेंट है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होगा? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या इसी को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम अपॉन टी इक्वल्स टू कांस्टेंट। एक एक स्टेप ध्यान से देखिए। या प्रोसेस वन से वन डैश के लिए हम क्या लिखेंगे? V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V1 डैश अपॉन T1 डैश। या यहां से अगर हमें V1 डैश की वैल्यू निकालनी हो तो V1 डैश की वैल्यू क्या होगी? V1 अपॉन T1 डैश अपॉन T1। अगर हम प्रोसेस वन से वन डैश में देखते हैं, ध्यान से देखिए, यहां समझना है आपको। तो यहां अगर इस लाइन को यहां से जोड़ते हैं तो हम देखेंगे कि P1 की जो वैल्यू होगी वही P1 डैश की होगी, यानी तभी तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हुआ। और इसी तरीके से चूंकि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में जो T1 डैश की वैल्यू होगी वही T2 की वैल्यू होगी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखते हैं कि T1 डैश इक्वल्स टू हम T2 लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर V1 डैश इक्वल्स टू V1, T1 डैश की जगह T2 अपॉन T1 लिख देते हैं। इसे हमने माना इक्वेशन नंबर 1। ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ, प्रोसेस वन से वन डैश। अब हम देखते हैं प्रोसेस वन डैश से टू। कौन सा प्रोसेस? वन डैश से टू। किस लॉ को फॉलो करता है? बॉयल्स लॉ को। और यहां पर क्या कांस्टेंट होता है? टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट। लॉ क्या कहता है? लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रेशर है वो एंटी प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। या उसी को हम अगर लिखना चाहें तो पीवी बराबर क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट। बिल्कुल देखिए, एक एक स्टेप आपको समझाया जा रहा है ताकि आप बिल्कुल कहीं भूले ना।
अब जब पीवी बराबर कांस्टेंट है तो प्रोसेस कौन सा है, 1 डैश से 2 डैश। हम लोग क्या लिख सकते हैं, P1 डैश V1 डैश इक्वल्स टू P2 एंड V2 लिख सकते हैं। यहां से 1 डैश की वैल्यू क्या निकलेगी, P2 V2 अपॉन P1 डैश। हम यहाँ पे P1 डैश बराबर P1 लिखे हुए हैं और आपको समझा चुके हैं, तो B1 डैश इक्वल्स टू क्या हुआ, P2 V2 अपॉन P1। यहाँ भी V1 डैश आया, यहाँ भी V1 डैश आया, इसलिए हमने इस इक्वेशन को क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों इक्वेशन को सिंपली बराबर कर दें, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है, बस कंफ्यूज नहीं होना है। प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, क्या बराबर होगा क्या नहीं, यहाँ पर थोड़ा भी नहीं भूलना है। आप जनरली जानते हैं जब टेम्परेचर किसी भी बॉडी में हम बढ़ाते हैं गैस का तो वो वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन अगर वॉल्यूम बढ़ता है और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर घटता है, मींस एंटी प्रोपोर्शनल। तो इस चीज को दिमाग में एज अ प्रैक्टिकल लेके भी चलें ताकि कोई कंफ्यूजन होता है आप उसको सॉल्व कर लें। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम बराबर करते हैं तो दोनों में V1 डैश है, तो दोनों बराबर करेंगे तो आ जाएगा V1 T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन P1। 1 वाली टर्म हम एक साथ लिख दें तो P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। या अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, PV अपॉन T इक्वल्स टू कांस्टेंट लिख सकते हैं। अब अगर हम इस कांस्टेंट को हटाते हैं तो क्या आएगा, PV अपॉन T इक्वल्स टू R, या PV बराबर RT। ये आई एक इक्वेशन का एक फॉर्म। ये हमने क्या माना था, यूनिट मास के लिए, फॉर m kg ऑफ गैस। क्या लिख सकते हैं, m kg के लिए क्या होगा, PV बराबर MRT। अब थोड़ा सा और इसमें मॉडिफिकेशन देखिए, यहां तक आपका प्रूफ हो गया। अगर आपको यहां तक समझना है तो आपका ये वीडियो यहां पे खत्म होता है, लेकिन यहां पर जो वॉल्यूम है अगर हम V के नीचे M लेकर के आते हैं और RT लिखने देते हैं तो आ जाएगी इक्वेशन P स्मॉल v इक्वल्स टू RT। तो ये एक नया फॉर्म आया जहां पर यहां पर देखिए स्मॉल v है, ये स्मॉल v क्या हो गया, ये हो गया स्पेसिफिक वॉल्यूम। जनरली इंजीनियरिंग में इस टर्म का हम लोग उपयोग करते हैं, तो ये हो गया स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब यहाँ पर जो आपकी इक्वेशन ये हो चुकी है, इस इक्वेशन में लगभग सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन एक पॉइंट आ रहा है कि ये R क्या है। ये जो R है इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट जो ये R है, ये प्रत्येक गैस के लिए कुछ ना कुछ इसका मान होता है, मींस इट हैज अ पर्टिकुलर वैल्यू फॉर द ईच गैस। हर गैस के लिए इसकी वैल्यू अलग होगी। जैसे अगर हम एयर की बात करते हैं तो एयर के लिए इसकी वैल्यू होती है 287 होती है, और ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। जब चूंकि कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के साथ में है तो इसका जो ये वैल्यू है वो किसी भी गैस के प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट के बारे में। और इसी में अगर हम कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट में अगर हम किसी भी गैस के जो मॉलिक्यूलर वेट है उसका मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो वो निकल आएगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो होता है उसकी वैल्यू फिक्स रहती है। अगर देखें हम उसको R डैश से भी कहीं कहीं डिनोट करते हैं या उसको R नॉट से भी कहीं कहीं डिनोट करते हैं, तो उसकी वैल्यू होती है 8.314 किलो जूल पर केजी मोल केल्विन होती है। तो ये जो वैल्यू है 8.314 R, ये जो R डैश है या इसी को R नॉट, R बार है या R नॉट है, इसको हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। और किसी भी बॉडी के और किसी भी गैस के कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बीच में एक रिलेशन होता है जिसका यूज करके हम कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो क्या होता है, वो होता है R इक्वल्स टू R बार अपॉन M। क्लियर। और यहां से हम इसकी वैल्यू को
फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को समझना है तो आप समझ सकते हैं। बाकी यहाँ तक आपका इंजीनियरिंग में और यहाँ तक जनरली हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको पूरी इक्वेशन समझ में आई और इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया। बहुत ही सिंपल है, आप इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने एग्जाम में अच्छे नंबर से इसको करिए ताकि आपको पूरे के पूरे फुल मार्क्स मिले। इस डायग्राम को ध्यान से समझिए। अब मिलते हैं किसी दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग एंड लाइक और कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।